चलो भाई, सब आ गए। तो भाई बात ऐसी है कि बात आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 फिज़िक्स से, ठीक है। और बात हमारी स्टार्ट होगी सबसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट से। हम लोगों ने क्लास 11 95-97% कंप्लीट किया था, ठीक है। थोड़ा सा बच गया था, वो हम लोग इंशाल्लाह एंड में कर लेंगे, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू करेंगे, ठीक है। सवाल आता है सबसे पहले कि जो क्लास 12 की फ़िज़िक्स है, वो क्लास 12 की फ़िज़िक्स क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, किस बारे में ये बात करता है क्लास 12 की फ़िज़िक्स। तो भाई क्लास 12 की फ़िज़िक्स बात करता है क्वांटम फिज़िक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेगा बालक? क्वांटम फिज़िक्स के बारे में। जो हम लोग क्लास 11 की फ़िज़िक्स देखे थे वो क्लासिकल फ़िज़िक्स था। क्लासिकल फ़िज़िक्स को मैं पॉपुलरली कहता हूँ फिज़िक्स टू फील, ठीक है। उसमें हम लोगों को सारी चीज़ें नज़र आती हैं, सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, ठीक है। और हम लोग हर चीज़ देख पाते हैं, वर्क, एनर्जी, पावर, ठीक है, सर्कुलर मोशन, हर चीज़ देख पाते हैं, हर चीज़ फील कर पाते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर अस, ठीक है। बट द थिंग इज़ क्वांटम फिज़िक्स। क्वांटम फिज़िक्स के बारे में एक बहुत पॉपुलर कोट है कि इफ़ समवन सेज दैट ही नोज क्वांटम फिज़िक्स थरली और 100%, तो आइदर वो झूठ बोल रहा है, आइदर वो क्वांटम फिज़िक्स को ज़रा भी नहीं जानता है। कारण होता है क्योंकि क्वांटम फिज़िक्स जो है ये फिज़िक्स ऑफ स्मॉल थिंग्स है बालक, ये फिज़िक्स ऑफ स्मॉल थिंग्स है। पूरा क्लास 12 की फिज़िक्स यही है, क्वांटम फिज़िक्स, ठीक है। फिज़िक्स ऑफ स्मॉल थिंग्स कहते हैं हम लोग इसको। रिचर्ड फेमन नाम के एक बहुत बड़े टीचर हैं और रिसर्चर हैं, ठीक है। उनका कहना होता है कि जो क्वांटम फिज़िक्स है, ठीक है, क्वांटम फिज़िक्स है, इसमें केवल और केवल 49% मैकेनिक्स ही एप्लीकेबल होता है। उसके बाद ये एप्लीकेबल ही नहीं होता है। ये बाकी सारी चीज़ें थियोरेटिकल होती है, सिर्फ और सिर्फ थियोरी होती है उसमें, ठीक है। और उसका एक कह सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं ले पाते हो। प्रैक्टिकल अप्रोच में आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, प्रैक्टिकल अप्रोच में आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, आप बिहेवियर लेके चलते हो, ठीक है। बट उसका इन रियलिटी आप 100% एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। इसीलिए उनका कहना होता है कि 49% ही मैकेनिक्स जो है वो क्वांटम फिजिक्स में एप्लीकेबल है, बाकी का बचा 51% इसमें एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्वांटम फिजिक्स में हर एक चीज़ स्मॉल चीज़ें पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे फील्ड्स, हमें नहीं दिख रहा। हम लोग पढ़ेंगे चार्ज, हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे उसमें करंट, हमें नहीं दिख रहा, ठीक है, सवाल ही नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, उसमें हम लोग बात करेंगे फोटॉन्स या वेव्स की, हमें नहीं दिख रहा। हाँ, पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर होता है, पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर होता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे, ये हमें नहीं दिख रहा सर, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, उसमें फ्लो होगा, वो हमें नहीं दिखेगा। हमें ईच एंड एवरी चीज़, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ईच एंड एवरी चीज़ बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स में, दीज आर नॉट एप्लीकेबल। तो सबसे पहली बात आपको यही समझना होता है कि क्वांटम फिजिक्स में आप जो चीज़ें बता दी जाती हैं उन चीज़ों को मान लेनी है। अब सवाल है कि सर क्या वेटेज है इसका AMU बीटेक में। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि AMU बीटेक में इसकी क्या वेटेज रहती है, ठीक है, क्या इसका अप्रोच रहता है AMU बीटेक के लिए, तो AMU बीटेक में आप समझ के चलिए कि इसमें कम से कम 23 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल रहता है, ठीक है। आइसोलेटेड क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, आइसोलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मर्ज्ड क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, अगर ये बात कर रहा है कि एक फील्ड में गया है, 5 रोटेशन कर रहा है, 5 माइक्रो टेस्ला की बात कर रहा हूँ, 5 माइक्रो टेस्ला फील्ड है, ठीक है। सवाल इसमें पूछ रहा है कि 5 माइक्रो टेस्ला है, 5 माइक्रो टेस्ला फील्ड में अगर वो 5 रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, कौन कौन एक प्रोटॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, एक प्रोटॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, बताइए उसकी टाइम पीरियड क्या होगा। ये इस टाइप की क्वेश्चन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की क्वेश्चन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है बालक, ये याद रखना है कि हम लोग इस टाइप की क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, हम लोग आइसोलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो आइसोलेटेड क्वेश्चंस AMU बीटेक में 23 क्वेश्चंस कहीं नहीं रहता, इससे कम तो कभी रहता ही नहीं है, ठीक है। 23 क्वेश्चंस रहते हैं करीब करीब। तो क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत बड़ा वेटेज रहेगा, एक बहुत बड़ा से रहेगा इसका, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। नाउ द थिंग कम्स कि इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है सर, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। देख बालक, चार्ज का पहले बिहेवियर समझो, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं चार्ज, ठीक है, एक चार्ज ऐसा है और ये एक चार्ज है, एक चार्ज रेस्ट पर है और एक चार्ज मोशन पे है।
हमने इसको सर्टेन वेलोसिटी v से चला रखा है, ठीक है। एक चार्ज रेस्ट पर है और एक चार्ज मोशन पे है। अगर हम लोग इस बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इस बिहेवियर की बात करते हैं बालक, तो क्या होता है चार्ज एट रेस्ट, ठीक है बालक। चार्ज एट रेस्ट हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज एट रेस्ट और चार्ज एट मोशन। तो चार्ज एट रेस्ट को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इसे पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। सर ये दोनों साइंसेस अलग क्यों हो जाती है? अगर चार्ज मोशन में है तो ऐसा क्या बदल जाता है, ठीक है। अब देख बालक, मैं तुम्हें 3 कंडीशंस दूंगा, ठीक है। पहली बात कर रहा हूँ, चार्ज अगर रेस्ट पर है तो क्या होगा। अगर बालक चार्ज रेस्ट पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अपने अराउंड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करेगा। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आएगी। अगर मैं बात करूँ चार्ज स्पेस में मोशन में है, चार्ज स्पेस में मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगी अगर चार्ज मोशन पे है। और अगर चार्ज रेस्ट पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। बट क्या होगा अगर हमने इसी चार्ज को एक कंडक्टर के अंदर चला दिया, अगर हम लोग इसी चार्ज को एक कंडक्टर के अंदर चला देते हैं तो बालक इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एस्केप नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ये, ठीक है। देखो ये बिहेवियर है जहां से हमारा ब्रांचेस अलग हो जाता है। फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो अपने अराउंड क्या कौन सी फील्ड बना रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। और अगर बालक चार्ज मोशन पे है, अगर बालक चार्ज मोशन पे है तो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना रहा होगा। बट अगर चार्ज मोशन में है और किसी कंडक्टर के अंदर है, किसी भी कंडक्टर के अंदर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये इसका ब्यूटी है। यहीं से ब्रांचेस अलग होते हैं और हम लोग को बिहेवियर समझनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम बालक तो फिर भी पढ़ के आए हैं क्लास 12, ठीक है, तो ये बातें तो खैर जानते ही होंगे। बट हमें बेसिक से बात शुरू करनी है। अगर बेसिक से बात शुरू नहीं करेंगे तो हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। न्यूमेरिकल एक अप्रोच देता है आपको, ठीक है। आपको सबसे पहला आता है आपका बेस। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि सर चार्ज है क्या, तो बालक दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो बनी है मैटर से। किस चीज़ से बनी है बालक? मैटर से। ये महर्षि कनड ने कही है, महर्षि कनड ने कही है कि दुनिया की जितनी चीज़ें बनी है, दुनिया की जितनी चीज़ें बनी हैं वो सारी की सारी चीज़ें, हाँ बेटा नसीम डेली लिया करेंगे, ठीक है। मैसेज कर रहे हैं नसीम, मैं मैसेज देख रहा हूँ बेटा, क्वेरी देख रहा हूँ, ठीक है। चलो तो अब अगर बात करेंगे दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो बनी है मैटर से। मैटर का सबसे छोटा इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट होता है बालक एटम्स। सबसे छोटा इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट क्या है बालक? एटम। अब अगर मैं बात करूं कि सर एटम है तो एटम के पास क्या होंगी? एटम के पास 2 प्रॉपर्टी होनी निश्चित है। एक होगा उसके पास मास और एक होगा उसके पास चार्ज। अब आती है बात चार्ज पे। हम लोग चैप्टर अभी यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे बेसिक से बात शुरू होगी चार्ज। अगर चार्ज को डिफाइन किया जाए सर क्या डिफाइन कर सकते हैं? चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सबसे छोटा, सबसे बेसिक और सबसे एलिमेंटस मैटर प्रॉपर्टी होता है मैटर का, उसे हम लोग कहते हैं चार्ज। हम लोग उसे क्या कह रहे हैं बालक? हम लोग उसे कह रहे हैं चार्ज, ठीक है। अब आती है बात चार्ज की, तो कि सर चार्ज है क्या, चार्ज करता क्या है? चार्ज के बारे में अगर आप बताना चाहें कि चार्ज किस तरह से बिहेव करेगा या क्या होता है चार्ज, तो बालक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये एक प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज इसकी एसआई यूनिट की बात कर लो जल्दी से, कूलम। इट इज डेजिग्नेटेड कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही होगा, ठीक है। दूसरी चीज देखो, चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं कि चार्ज कैसा बिहेवियर, तो इनवेरिएंट बिहेवियर है बालक शो करता है।
चार्ज एक इनवेरिएंट बिहेवियर शो करता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनवेरिएंट? बालक इनवेरिएंट कहने का मतलब ये होता है, इनवेरिएंट कहने का मतलब ये होता है कि ये मोशन में जाने की वजह से, मोशन डजंट इफेक्ट इट, मोशन में जाने की वजह से अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे देखो एक बात समझो, मास क्या इनवेरिएंट होता है? सवाल बताओ, क्या मास इनवेरिएंट होता है? मास बताओ बेटा, मास इनवेरिएंट नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं मास इज इक्वल टू ऐसे वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो मास का एक कंप्लीट अलग बिहेवियर होता है, मोशन में जाने की वजह से वो बिहेव चेंज कर देता है, बट मोशन इनवेरिएंट होता है इसका। ठीक है सर, अगर एक लेक्चर में हो जाएगा या और भी लेक्चर लगेंगे? सर प्लीज़ आज कितने भी टाइम लगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनिश कर दिए प्लीज़, करियर की बात है। सबा खान, हाँ बेटा कोशिश करूँगा। ठीक है, बिल्कुल कर लूँगा। ठीक है, चलो लिसन, हम लोग आज देखते हैं, आज हम लोग गॉस तक चले जाएंगे हम लोग। हाँ, ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह शायद रह जाए, बट हम लोग मैक्सिमम पार्ट मतलब 80 to 90% कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो टेंशन ना लो, उस चीज़ की टेंशन ना लो। देखो जो हम लोग समझते हैं ना कि क्लास 11th, ठीक है, और क्लास 12th दोनों के पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा सवाल उसी से आता है। दोनों का पार्ट 1 से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जिस तरह से 11 का पार्ट 1 कंप्लीट किया था अच्छे से, वैसे ही इसका भी कंप्लीट करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं इनवेरिएंट है सर। ठीक है, इनवेरिएंट बिहेवियर शो कर रहा है। अच्छा, फिर अगर हम लोग बात करते हैं किसी बॉडी को चार्ज देना कैसे होता है, लेना कैसे होता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन की बातें करेंगे। ठीक है, चलो तो अगर मैं चार्जिंग के मेथड्स की बात करूं तो बहुत सिंपल से बात समझाता रहूंगा। ठीक है, कि इसे बाय फ्रिक्शन हम लोग चार्ज कर सकते हैं। रबिंग लिख रहा था मैं। ठीक है, एक ही बात है, फ्रिक्शन से चार्ज हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बाय फ्रिक्शन चार्ज करते हैं बालक, तो इसका मतलब ये होता है कि एक बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है दूसरा बॉडी उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट चीज बात करते हैं बाय कंडक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, यही 3 मेथड होती है बस। चार्जिंग करने के 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। ठीक है, अब देख बालक, मान ले हमारे पास एक डब्बा है, इसमें 50 प्रोटॉन है और इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है। 50 प्रोटॉन है और 50 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, अब अगर इसमें 50 प्रोटॉन है और 50 इलेक्ट्रॉन है और हम चाहते हैं, ठीक है सर टेक स्क्रीनशॉट, मिल जाएगा बेटा, कंटेंट मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो, सोल्यूशन। ठीक है, 50 प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन है, हम इसे एक नेगेटिव चार्ज देना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं से लाएंगे और ला के इस बॉडी में डाल देंगे। जैसे ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन ला के डाल दिए, अब इसमें 50 प्रोटॉन नहीं रहा, अब इसमें हो गए 51 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, 50 प्रोटॉन तो रहा, 51 इलेक्ट्रॉन हो गए। 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। अफजल खान, ठीक है, वालेकुम सलाम बेटा। ठीक है, 50 प्रोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जिसके वजह से इसमें जो चार्ज आएगा वो आएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें चार्ज आ गया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा ठीक है सर, अब अगर मान लीजिए हम सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दे तो, हाँ तो इसमें फिर आ जाएगा Q बराबर -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और सर अगर 3 डाल दे तो, 3 इलेक्ट्रॉन ला के डाल दिए तो, 3 इलेक्ट्रॉन ला के डाल दिए तो Q बराबर हो गया -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ माई क्वेश्चन इज कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इस बॉडी को 2.4 माइनस का 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज दे पाए? इज इट पॉसिबल बालक कि हम किसी भी बॉडी को -2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज दे पाए? इट्स नॉट पॉसिबल बालक, याद रखना, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम किसी भी बॉडी को ये चार्ज
दे पाए। ठीक है, ठीक है। -2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते ये पूछ रहे हो अफजल, कैसे पॉसिबल होगा? देख बालक, Q इज इक्वल टू NE होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये प्रिंसिपल है कि आप जब भी चार्ज दोगे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही दे पाओगे। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इतना चार्ज देना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे अगर मुझे इतने चार्ज देने? तो मुझे लगेंगे, देखो Q इज इक्वल टू, मैंने लिखा -2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ लिखा N, यहाँ लिखा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस से माइनस चला गया, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 चला गया, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया, 16 से इसको काट दिया, ये आ गया 1.5। तो n इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन अगर आप दे दोगे तो पॉसिबल है। बट द क्वेश्चन है कि आधा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे बच्चा? हैं, घर पे बैठ के छुरी काट रहे हो, क्या कर रहे हो? बताओ, पॉसिबल है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को काट के कहीं से लाए? इज इट पॉसिबल कि हम कहीं से आधा इलेक्ट्रॉन दे पाए? ठीक है, नहीं है ना भाई। तो 1, सवा, पौना, ठीक है, आधा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। जब भी पॉसिबल होगा या 1 इलेक्ट्रॉन लाइएगा या 2 इलेक्ट्रॉन लाइएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लाइएगा तो ये चार्ज दीजिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लाइएगा तो ये चार्ज दीजिएगा। ये बीच वाला कहाँ से लाओगे? 1.5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे भाई? ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, 4.8 का ये आधा करा मैंने 2.4। ठीक है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होता है। हमें हमेशा याद रखना इस फॉर्मूला में n की अगर बात की जाए तो n की जो वैल्यू होगी वो +-1, +-2, +-3 डॉट 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 कुछ ऐसे ही आंसर्स आएंगे। लेकिन जब भी आएंगे ये होल नंबर में आएंगे, इंटीजर आएगा ये, कभी ये डेसिमल नहीं आ सकता। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रिंसिपल ऑफ चार्ज को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप किसी बॉडी को ये चार्ज दे पाओ। ठीक है, बात समझ आई? जब भी चार्ज होगा क्वांटाइज्ड होगा। सर अब ये तो हो गई बात माइनस की, अगर हम प्लस की देना चाहें तो सिंपल सी बात, आप देख बालक यहाँ 50 प्रोटॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर आप इसको देना चाहते हो, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो आपको क्या करना है? इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेनी है। क्यों सर? हम कहीं से प्रोटॉन लाके क्यों नहीं डाल सकते? सर प्रोटॉन ले आए ला के डाल देते हैं। बालक ऐसी बात है, बात ऐसी है कि अगर आप कहीं से प्रोटॉन ला पाते तो फिर तो कोई बात ही नहीं था। प्रोटॉन आप एटम से निकाल ही नहीं पाओगे। अगर आप एक एटम से प्रोटॉन निकालोगे, सबसे पहली बात बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, दूसरी बात मास खत्म हो जाएगी, मास विल गेट डिस्ट्रॉयड अगर आप प्रोटॉन निकालोगे, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, आप उसको नहीं निकाल सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको कहीं से भी डिराइव कर पाओ। बात समझ आई? बात क्लियर है? आप प्रोटॉन निकाल ही नहीं पाओगे। आप प्रोटॉन कैसे निकालोगे? बात क्लियर? तो सबसे पहली बात, फ्री प्रोटॉन्स पॉसिबल नहीं होते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ही निकालते हैं। हम लोग यहाँ पर कर दिए 49 इलेक्ट्रॉन। नाउ द थिंग इज कि 49 इलेक्ट्रॉन 49 प्रोटॉन के इफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर देगा, एक प्रोटॉन बच जाएगा, जिसकी वजह से ये चार्ज आ जाएगा बॉडी में, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बात क्लियर? आप क्या कर सकते हो? एक प्रोटॉन निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, सॉरी। तो चार्जिंग कैन ओनली बी डन, चाहे मेथड कोई भी हो, इससे आपका सवाल नहीं बनेगा, चाहे मेथड कोई भी हो, चार्जिंग कैन ओनली बी डन विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ये मत सोचो कि इलेक्ट्रॉन के अलावा हम कोई और चीज ट्रांसफर करके किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। हाँ, हम लोग बात करें सॉलिड्स में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नोट करो बेटा। अफजल बोल रहा सर साथ में नोट भी करे क्या? हाँ नोट करो, ये दे दूंगा एंड में, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नोट भी करते चलो। ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते चलना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। 3, 2, 1, इसका भी ले लो। 3, 2, 1। देखो मैं स्क्रीनशॉट अभी लेने क्यों बोल रहा हूँ, कोई कारण है, मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका भी ले लो। ठीक है, 3, 2, 1। कारण ये है कि अभी सेटअप जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे अभी इन्वर्टर फंक्शनल नहीं है,
और आज शाम तक इन्वर्टर फंक्शनल हो जाएगा। अगर मान लो बीच में लाइट कट आउट हो जाए तो क्लास एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगी और ये आपको स्लाइडें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वहाँ तक की, बट स्लाइडें नहीं मिल पाएंगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते चलना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, अब देखो अगर मैंने इसी पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया, ठीक है, इसी पर बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के अगर दे दिया, टेन टू द पावर माइनस 18, 10 to the power minus 20 और 10 to the power minus 17 कर देता हूँ। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, किस बॉडी पे हम लोग ये चार्ज नहीं दे पाते? 3 सेकंड कम होता है, 5 कर दिया करे, ठीक है। चलो हाँ भाई, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल सही, ठीक है। अबरार ने जवाब दे दिया सी। इसे देने के लिए अगर हम लोग देखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये कट जाएंगे, ठीक है, यहाँ कटेगा, ये एक -1 बच जाएगा, n बराबर आएगा 1/10। ये नॉट पॉसिबल, 0.1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, याद रखना। नॉट पॉसिबल वाला तुम्हारा सवाल हो सकता है क्वांटाइजेशन में, ठीक है। कभी भी n की वैल्यू एज इट इज आ जाए तो चेंज कर लेना। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। चार्जेस कैन नाइदर भी, वो कहते हैं ना, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। वही प्रिंसिपल है, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब देखो इसको बालक समझाने का ना एक तरीका है, ठीक है। मैं आपको प्रिंसिपल नहीं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, उससे सवाल ज़्यादा आएगा भी नहीं और उतना हम लोग रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा समझाता चलता हूँ। तीन बॉडी है, +2 कूलम है मान लो, इसमें इसे -3 कूलम है, इसे मान लो -11 कूलम है, ठीक है। अब गिवन है कि चार्ज, ये जो बॉल्स हैं इसके अंदर ये कंडक्टिंग है, बट ये जो डब्बा है ये नॉन कंडक्टिंग है, दैट मीन्स चार्जेस बाहर नहीं जा सकते हैं। आइडेंटिकल बॉल्स हैं और ये कंडक्टिंग है। हाँ, आइडेंटिकल क्यों बोल रहा हूँ, जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा और सिग्मा वगैरह पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पर फिलहाल हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये कंडक्शन कर सकता है और हमने क्या किया, इन तीनों बॉल को इस डब्बे में रखने के बाद बॉल को, डब्बे को ऐसे शेक किया, डक्का 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 डक्का, शेक करने के बाद हमने देखा आफ्टर शेकिंग +4 कूलम +2 कूलम। बोला बताओ थर्ड बॉल का चार्ज क्या होगा, हमें नहीं पता, ठीक है सर, तो हम पता कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे हम लोग टोटल चार्ज, नेट चार्ज निकालेंगे, +2 -3 -11। अगर हम लोग ये करते हैं -14 हो गया, -14 +2 हो गया -12, मतलब नेट चार्ज इसका आ रहा -12 कूलम। कितना आ रहा? -12 कूलम। इसका भी नेट चार्ज उतना ही आना चाहिए, तो +4 कूलम +2 +x इज इक्वल टू, हमें नहीं पता, ठीक है। तो +4 +2 हो गया +6, अच्छा सॉरी ये तो पता था हमें, होना तो इतना ही चाहिए, -12, ठीक है। तो x +6 आ गया, उधर चला गया, -12 -6 -18 कूलम। देयरफॉर योर आंसर इज -18 कूलम।
नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। बात पक्की है, बात पक्की है। इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं, इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ की। हमें एक बात पता चलेगी अब। ठीक है, देख बालक, ऐसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। ठीक है, ठीक है। अब सवाल है कि ये दोनों फोर्सेस, दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। ठीक है, ये आर डिस्टेंस रखे हुए हैं। ठीक है, आर डिस्टेंस है, ये अट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, अपोजिट चार्जेस हैं। सर माइक एक्टिव कर दीजिए। कर देंगे बेटा, जैनल रुक जाओ अभी। ठीक है, करूँगा। ठीक है, मैं तुम लोग से इंटरैक्ट करूँगा। ठीक है, मैंने नहीं कराया ऑफ, जस्ट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सर को आने दो, मैं कर दूंगा। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि ये जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे सर ये। ठीक है, क्यू नॉट इसको अट्रैक्ट करेगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो हम लोग जब कूलम्बिक फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग जब कूलम्बिक फोर्सेस की बात करते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, तो ये जो फोर्स होता है ये पहले कैसे होता है, पहले बात करते हैं। तो ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव होता है। अट्रैक्टिव ये होगा अपोजिट चार्जेस में, बताने की जरूरत नहीं है। रिपल्सिव ये होगा सेम चार्जेस में। जब चार्जेस सेम होंगे तो ये रिपल्सिव होगा, जब चार्जेस अपोजिट होंगे तो ये अट्रैक्टिव होगा। ये बात तुम सब बालक जानते हो। नेक्स्ट चीज जो नहीं जानते हो जरा उसकी बात करें कि ये चार्जेस, मतलब ये जो फोर्स होता है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर कहने का मतलब Q जो है ये Q नॉट को जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, Q माइनस Q को, माइनस Q भी इस Q को उसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड होगा फोर्सेस का और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ठीक है, और डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहा है, इसीलिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट ये है कि ये जो अट्रैक्टिव होना है, ठीक है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा दोनों चार्जेस के उतना ही ज़्यादा होगा। सेम वैसे ही जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में देख रहे होंगे, याद रखना लगभग सेम ही है। ठीक है, मैं तो जब वहाँ पढ़ाता हूँ, क्या बोलता हूँ, रेगुलर बैचेस में पढ़ाता हूँ, तो मैं उसी के साथ कंपेयर करके ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ठीक है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। ये भी अलग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा फोर्सेस घटता जाएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये फॉलो करता है। अगर मैं इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ बनाऊं, हाँ, तो वही ग्राफ सेम बनेगा वहां पे, यहां पे भी जैसे वहां बना था। ठीक है, ग्रेविटेशनल में। ठीक है, ग्रेविटेशन में सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, जैसा ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं वैसे ही सेम ग्राफ बनेगा। टच नहीं करेगा, नीचे वाले एक्सेस को टच करता हुआ गुजर जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एसिम्पोट्रिक ग्राफ। ये एसिम्पोट्रिक ग्राफ होता है। एसिम्पोट्रिक ग्राफ ऐसा होता है बालक जो बहुत करीब आता है लेकिन फिर भी मिलता नहीं है। ठीक है, इसे हम लोग एसिम्पोट्रिक ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों लॉस को कंबाइन करने की। तो कूलम साहब ने इन दोनों को कंबाइन करा है। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहीं से आया है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज के। ठीक है, अगर मैं k की बात करूं, k की पहले हम लोग यूनिट की बात करेंगे, तो k की होगी 9, पहले वैल्यू सॉरी 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो बालक, ऐसा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कूलम्बिक कांस्टेंट में फर्क सिर्फ कूलम स्क्वायर और केजी स्क्वायर का। जहाँ पे कूलम स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे केजी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस न्यूमेरिकल रहेंगे। 9 इंटू 10⁻⁹, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, बात कोई दिक्कत की नहीं है सर। अब अगर हम लोग के की बात करें थोड़ा सा, ठीक है, कूलम्बिक कांस्टेंट, बहुत अच्छे सवाल अगर बनाने होते हैं एग्जामिनर को तो यहाँ से बनाएंगे। कूलम्बिक कांस्टेंट के की बात हो रही है, ठीक है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है सर? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहने का मतलब कि जिस मीडियम में आपने ये चार्जेस को रखे हैं, जिस मीडियम में आपने चार्जेस को रखे हैं, ये चार्जेस कितना परमिट करता है इस फोर्स को एक्ट करने के लिए, हम लोग उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये मतलब जो मीडियम है, जैसे एयर है, वाटर है, ठीक है, आपने दो चार्जेस के बीच का यहाँ पे जो मीडियम आपने रखा हुआ है, ये जो मीडियम है, ये मीडियम क्या है? ये कितना परमिट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को? इस मीडियम को हम लोग कह रहे हैं, इस मीडियम को हम लोग कह रहे हैं कि इस मीडियम की क्या परमिटिविटी होगी। ठीक है, इस मीडियम की क्या परमिटिविटी होगी। ठीक है, अब अगर मैं एयर म्यू नॉट की बात करें, म्यू नॉट की, तो म्यू नॉट क्या है बालक? म्यू नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ बोल बालक। परमिट मीन सर, परमिट मीन बेटा कितना वो अलाउ करेगा। ठीक है, परमिट मीन बालक वो कितना अलाउ करेगा। बात क्लियर? अब देख बालक, इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, बताओ कौन बताएगा? देखो, फ्री स्पेस। हाँ, परमिट मतलब फ्री स्पेस, कितना मीनिंग मतलब वो कितना कंपेयर करेगा उसको। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? परमिट मतलब होता है बालक अलाउ करना। ठीक है, कितना आपको अलाउ किया जा रहा है उसे हम लोग कह रहे हैं परमिट। ठीक है बालक, देख लो जल्दी से। ठीक है, अब आती है बात, यहाँ पे सवाल बहुत होते हैं। ठीक है, देखो, जैसे आपसे बोलेगा एक रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेगा। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बालक, कौन बताएगा? ठीक है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम डिवाइड बाई एप्सिलॉन ऑफ द एयर। इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब हो सकता है आपको एक रिलेटिव परमिटिविटी दे देगा कि ट्वाइस है या थ्राइस है, ये बात कर देगा। ट्वाइस थ्राइस नहीं हो सकता, आमतौर पे ER रेशियो में ही आता है। ठीक है, कमी होता है, सबसे ज़्यादा परमिटिविटी हम लोग एयर में देखते हैं। ठीक है, और वो इतनी है। ठीक है, इसको हम लोग फराड भी कहते हैं, फराड भी कहते हैं हम लोग उसको। ठीक है, फराड पर मीटर। कोई दिक्कत? चलो, कैपेसिटेंस पे हम लोग जब बात करेंगे तब बात हम लोगों की जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये सवाल आ गया कि कितना फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, अब कितना फोर्स एक्ट करने का मतलब हमें समझ में आ गया, हमें परमिटिविटी के बारे में सवाल आ गई। ठीक है, नाउ द थिंग कम्स कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, ठीक है, ये जो हाँ ठीक है, सोल्यूशन ये अयान सही आंसर दे रहे हैं बालक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे ये फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये फोर्सेस कितना होगा। ठीक है, चलो न्यूट्रल पॉइंट से बात शुरू करेंगे, या न्यूट्रल पॉइंट से ही पहले हम लोग एक काम करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बात करते हैं।
देख बालक, फोर्सेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट जरूर होते हैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर, ठीक है, बट उनका एक सुपर पोजिशन आता है। कैसे हम लोग बात करेंगे सर? देखो यहां पर आपने एक रखा हुआ है क्यू चार्ज, ठीक है, और यहां पर आपने एक रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज, और यहां पर आपने रखा हुआ है एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। हम लोगों ने मान लो इसको Q1 कहा है, इसको Q2 कहा है, इसको Q3 कहा है। Q2 कहने का मतलब हो गया Q2, ठीक है, नहीं समझे? Q2 अरे क्यूट कहते हैं ना, वो बेबी कहती है ना कि Q2 कहाँ जा रहे हो, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग कहें, अब हम लोग ये कहें कि अट्रैक्ट कर रहा है Q1, हम लोग कह सकते हैं फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। इसकी बात करें, इसकी बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट। बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये वाला Q2 उसको रिपेल नहीं करेगा, ये भी तो इसको रिपेल करेगा, ठीक है, बिल्कुल करेगा सर। ये हम लोग कह रहे हैं फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अब सर ये वाला थर्ड वाला भी तो इसको रिपेल करेगा, ठीक है, तो हम लोग इसको कह रहे हैं फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। अब अगर किसी पर हम लोग बात करते हैं, मान लो Q2 या Q3 किसी की हम लोग एक बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि Q1 पे भी कोई फोर्सेस एक्ट नहीं करेगा। हाँ अफजल सही कहा आप, ठीक है, क्यूट, ठीक है, Q1 इस पे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, सॉरी Q2 इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, Q2 इसको अट्रैक्ट कर रहा है F ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, और ये अट्रैक्ट कर रहा होगा F ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। इन दोनों फोर्सेस का बालक एक रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट आएगा वो डेफिनेट सी बात है कि इन दोनों के बीच निकलेगा, इसे हम लोग कह रहे हैं FR। ठीक उसी तरह से यहां भी होगा एक रिजल्टेंट फोर्स, ठीक उसी तरह से यहां भी होगा एक रिजल्टेंट फोर्स FR। अब देखोगे तो तुम बाद में पता चलेगा तुम्हें कि ये जो है Q2 और Q1 की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये रिवॉल्व करेगा, ठीक है, बहुत टेक्निकल सवाल यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, कि ये रिवॉल्व कर रहा है और ये फोर्स जो है FR जो Q1 पर एक्ट कर रहा है वो किस तरह से काम करेगा। हाँ तो फाइल बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है, ठीक है। चलो नाउ द थिंग कम्स कि FR कितना होगा, तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स FR की बात करें, अगर रिजल्टेंट फोर्स FR की बात करें तो FR सिंपल होगा, ठीक है। F यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें तब हम लोग बात कर रहे हैं F ऑफ 1 2 का स्क्वायर प्लस F ऑफ 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F ऑफ 1 2 F ऑफ 1 3 cos थीटा, ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं। बात क्लियर? इसी प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर माइनस Q2 चार्ज पर F23 फोर्स लगेगा, माइनस Q2 चार्ज पे F2, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पे, अरे ठीक है तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रहा था, हो गया होगा वो, इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। चलो बात क्लियर, बात क्लियर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो अब एक क्वेश्चन ये बहुत पॉपुलर है, आमतौर पे पढ़ाया जाता है ये, ठीक है, तुम लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, प्लस Q प्लस Q प्लस Q, यहाँ पे रख रहा हूँ Q0, सारे साइड सेम है, A A A और A, ठीक है। Q0 जो है Q0 पे जो फोर्सेस लग रहा है उन फोर्सेस का एक इक्विवेलेंट नेट रिजल्टेंट बताइए, ठीक है। अब जैसे तुमको मैं बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस Q, मान लो Q0 जो होता है टेस्ट चार्ज होता है बालक, Q0 जो होता है वो होता है टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है,
कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज। इसको अट्रैक्ट या रिपेल किया जा सकता है। टेस्ट चार्ज कहने का मतलब ही हो गया बालक कि वो थियोरेटिकल चार्ज है, ये इन रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखने वाली बात है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है बालक, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। क्यू नॉट, क्यू नॉट कैसा कैसा कंसेप्ट है बालक, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। प्लस क्यू जो है वो क्यू नॉट को एक फोर्स से इधर करेगा, प्लस क्यू इसको इधर करेगा, एक ये प्लस क्यू इसको इधर करेगा, रिजल्टेंट आपको बताना है, ठीक है, क्यू नॉट पे। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको उतार लो जल्दी से, जल्दी से इसको उतारो, जल्दी से इसको उतार लो, उतार लिया। ठीक है, ठीक है। नाउ हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल पॉइंट के। ये हम लोग पिछले स्लाइड पे बात कर लेते, लेकिन ठीक है अभी कर लेंगे। ठीक है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक माइनस क्यू चार्ज हम कहाँ रख दें, एक माइनस क्यू चार्ज हम कहाँ रख दें कि वो नेट फोर्स इक्वल बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो अब देख बालक, अगर हम एक माइनस क्यू चार्ज ठीक मिडिल पे रखें, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, तो होगा क्या कि ये प्लस क्यू जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स के साथ ये भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। हम लोग कह लोगे कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बैलेंस हो गया, तो ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो तब होगा ना जब ये दोनों क्या बोलते हैं इक्वल होगा, और जब इक्वल नहीं होगा तब तो मामला अलग हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, प्लस क्यू प्लस 2q, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो दिया हुआ है r, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ बालक, r दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि आप इन दोनों के बीच में कहीं चार्ज ऐसे रख दो, ऐसे प्लेस कर दो कि ये चार्जेस उसका इक्विवेलेंट इक्वल कर दे। तो आप देख बालक, अगर हम प्लस 2q के करीब रखेंगे उसको, माइनस q को, ठीक है, तो डेफिनेटली ये उसको खींच ही लेगा, उसके बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो उसका फोर्स और इसके फोर्स को इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग एक बात कर सकते हैं कि हम लोग माइनस क्यू चार्ज को कहीं यहाँ रख दो, माइनस क्यू चार्ज हम लोग कहीं यहाँ रख देंगे, उससे दूर हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। हम लोग कह रहे हैं कि वो प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको x बोल दिया, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा r माइनस एक्स। जितना ये इस फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा उतना ही फोर्स से ये अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर इस फोर्स की बात करें, पहला F1 की बात करें, तो हम लोग लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। अब अगर F2 की बात करें तो F2 इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं के क्यू 2q डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है, ध्यान से देखना सॉल्व कैसे होता है, दोनों फोर्सेस बालक बैलेंस्ड है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि क्यू डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के 2q डिवाइड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k काट दिया, q से q कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2rx। ठीक है, इस प्लस एक्स को वहां भेज दिया तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2rx। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा इसको अगर सबको इधर ही ले आओ, आर सॉरी एक्स का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर प्लस 2rx इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, आंसर है। ठीक है, बात क्लियर, बात क्लियर, चलो ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, हम लोग डिस्टेंसेस निकाल पाएंगे न्यूट्रल पॉइंट का अगर क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर हम लोग इसी केस में कुछ ऐसा कर देते, प्लस क्यू प्लस 2q, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक दूसरे से। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। एक मिनट हो गया, मुझे पढ़ने दो। हाँ 1/2 प्लस, हाँ ठीक है, डन इन बिटवीन। ठीक है सर, आप रेगुलर बैच सर्वर क्लासेस में लेते हैं? नहीं लेते हैं बेटा जनरल, सर्वर क्लासेस में मैं नहीं लेता, रेगुलर बैचेस मिडिल में नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है जो हसन ने किया है? सर क्यू क्यू और 2q कैसे आया, प्लीज़ एक्सप्लेन। अरे सॉल्यूशन आयन कहाँ खोया हुआ था, ये पूछ रहा है कि ये कैसे आया। जब तुम लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा था q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ नहीं पूछ सकता था? यहाँ देखो दो चार्जेस के बीच का इंटरैक्शन है। ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो यार। ठीक है, तो यहाँ भी वही, तो दो चार्जेस इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन है तो q और q आ गया, और जब इन दोनों का इंटरैक्शन करेंगे तो q और 2q आएगा। ठीक है, चार्जेस नेचर के साथ नहीं लेते, मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो। ठीक है, सोल्यूशन नहीं बेटा जनरल, मैं सर्वर क्लासेस में नहीं लेता हूँ क्लासेस, गलत बात आपको बताई जा रही है। ठीक है, इनऑर्गेनिक लवर पे अवेलेबल रहता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। सवाल ये सुनो, सवाल है कि प्लस q और प्लस 2q है। अब अगर हमने कोई एक चार्ज प्लस q रखना है ऐसी जगह पे जो न्यूट्रल पॉइंट हो, कहाँ रखेंगे बताओ? इन बिटवीन द चार्जेस या चार्जेस के बाहर रखेंगे? और चार्जेस के बाहर रखेंगे तो किस तरफ रखेंगे बताओ? जल्दी बताओ। आउटसाइड द चार्ज, बिटवीन, सर इन बिटवीन। अच्छा ठीक है, तो अगर हम प्लस क्यू रखेंगे, अगर हम प्लस क्यू रखेंगे तो हम इन बिटवीन रख रहे होंगे, तो अगर इन बिटवीन रखेंगे कहीं पे प्लस क्यू तब भी बात हमारा बन जाएगा। ये लो यहाँ रख दिया हमने, आउटसाइड की बात कर रहे हो। अगर हमने यहाँ रखा प्लस क्यू तो अब ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अब भी हमारा वही आएगा, इसीलिए तो यहाँ चार्जेस के नेचर नहीं रख रहे थे हम लोग। ठीक है, बिटवीन द चार्जेस होगा। अच्छा, और अगर माइनस क्यू रखेंगे तो हम लोग इन बिटवीन भी रखेंगे, तब भी हम लोगों ने देख लिया। तो चार्जेस का नेचर नहीं बताता है कि आप उसको कहाँ रखोगे नहीं रखोगे। हाँ, अगर हम बात करें कि एक प्लस क्यू होता और यहाँ एक माइनस 2q होता, इनका डिस्टेंस होता -2, सॉरी डिस्टेंस होता r। और अब अगर हम लोग बात कर रहे होते कि सर ये बताइए कहाँ रखेंगे, अब अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू रख दिए बीच में कहीं, सोचो, तो ये उस प्लस क्यू को उधर फेंकेगा और वो उस प्लस क्यू को उधर अट्रैक्ट ही करेगा। ये तो दिक्कत की बात है सर। तो अगर हम इस प्लस क्यू को यहाँ रखें, वो उसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा -2q, और ये वाला प्लस क्यू इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, -2q की वजह से इधर भागेगा, सॉरी अरे क्या मैं भी बोल रहा हूँ यार, प्लस क्यू की वजह से इधर भागेगा और -2q की वजह से इधर भागेगा। ठीक है, बात समझ आई? तो अगर अपोजिट चार्जेस रहें, ठीक है, उनके बिटवीन में हमें कोई चार्ज रखना है तो वो बाहर रखाएगा। लेकिन अगर चार्जेस सेम है, अगर चार्जेस सेम है, ठीक है, सॉरी अपोजिट है, और हम लोग चार्जेस सेम है तो हम लोग बीच में रखेंगे चार्जेस को ताकि हमें क्लियरली मिले।
बात क्लियर है? चलो उतार लो इसको जल्दी से, जल्दी उतारो इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं ना 1 मिनट यहाँ तक का ना PDF एक बार को एक्सपोर्ट कर ही दूँ, ताकि तुम लोग को मिल ही जाए बाद में। जस्ट अ मिनट, लाइट चला जाए, मुझे बार बार डर लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ तक की PDF तो मैं पहले एक्सपोर्ट कर दूँ। ठीक है, चलो यहाँ तक की तो एक्सपोर्ट कर दी। ठीक है, क्योंकि 8-7 स्लाइडें हो गई, 8 स्लाइडें हो गई। ठीक है, यहाँ से चला जाएगा, बड़ा अफसोस होगा। ठीक है, अब फिर एंड में बचेगा, फिर कर देंगे। और अगर 1-2 स्लाइडें गई भी तो फिर कोई दिक्कत की बात होगी नहीं ज़्यादा। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग बात शुरू करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पहले तो। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो आ रही हैं, वो कैसे आ रही हैं और कितनी आ रही हैं। ठीक है, किस बेसिस पे हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बालक अगर मैं बात करूं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट होता है बालक? लैम्डा से। हाँ, ये कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ। ठीक है, वायर है, ठीक है, कितना चार्जेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लैम्डा इज इक्वल टू DQ अपॉन DL। ठीक है, ये होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि इससे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जब ये गिवन होगा तुम्हारे क्वेश्चन में, मतलब यही गिवन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, लैम्डा। ठीक है, अच्छा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बालक? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सिग्मा, DQ अपॉन DS ओवर एन एरिया कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओवर अ एरिया कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है? ठीक है, हाँ, Q अपॉन A सोल्यूशन आयन, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एरिया पे। अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तब क्या बात होगी? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू हम लोग बात करेंगे DQ अपॉन DV ओवर अ वॉल्यूम कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यार तुम लोग क्यूब बना के दिखाऊं, समझ तो गए ही होगे। ये ले, फिर भी देख ही ले भाई, तसल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये ले। हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ये बताया गया, प्रॉब्लम ये बताओ कि इसकी यूनिट क्या क्या होंगी। कौन बता सकता है इसकी यूनिट? कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब।
अच्छा क्वेश्चन अगर मुझे बनाना होगा तो मैं आपको ये बताऊंगा ही नहीं कि वो क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या वो क्या बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं आपको ये बात बताऊंगा ही नहीं। मैं ये बात छुपा दूंगा उसकी यूनिट में। ये बात मैं कहाँ छुपा दूंगा? उसकी यूनिट में छुपा दूंगा। बात क्लियर है बालक? देख लो, सारे बालक देख लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया? 3, 2, 1। ठीक है, नाउ द थिंग अराइजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या बात होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगी। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सॉरी मेरे हाथ से पेन गिर गया। हाँ भाई, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को हम लोग कहते हैं स्फीयर ऑफ, हाँ आर्यन खान ने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो सही है। ठीक है, अब देख बालक, कहाँ तक आप अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकते हो, मतलब आप कहाँ तक अपना इंटरैक्शन दिखा सकते हो? पॉजिटिव, नेगेटिव, अट्रैक्शन, रिपल्शन, कहाँ तक आप दिखा सकते हो? उस एरिया तक को हम लोग कहते हैं कि वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उस एरिया तक को हम लोग कहते हैं वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी कि ये एक तरह का कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह पढ़े होते ना? हाँ, ये एक तरह का कंजर्वेटिव फील्ड है, मतलब अगर आप इसके अगेंस्ट कोई काम करोगे, ये स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कैसे पढ़ते हैं इस कंजर्वेटिव फील्ड से? तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं दैट इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and ends on नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। अगर बालक मैं आप लोगों को एक आइसोलेटेड चार्जेस बना के दिखाना चाहूँ, ठीक है, ये दोनों एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के फील्ड्स हैं। ठीक है, आपने देख लिया, अब मैं इनको छोटा कर दूंगा। हाँ, हमें आइसोलेटेड से ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, इस तरह से होता है कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग करें कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिनोट्स the strength of the electric field. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, ये डिनोट करता है। नेक्स्ट चर्चा करें और क्या ये बात होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि टैंजेंट ड्रॉन on any point of the electric field represents the direction of force experienced at that point. ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टैंजेंट बनाओगे, किसी भी आप पॉइंट पर टैंजेंट बनाओगे, मान लो बालक हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक पार्टिकल रख दिया, चार्ज पार्टिकल रख दिया, मान लो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया, और इस पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट बनाए, ठीक है, अगर बालक हम इस पॉइंट पर टैंजेंट बनाए हम लोग, ठीक है, तो वो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हमने मान लो वही डायरेक्शन हम लोगों ने वही डायरेक्शन यहाँ पे रखा, किसी पॉइंट पर बना रहे हैं, तो यहाँ पर जब टैंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो जिस भी पॉइंट पे हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो उस पॉइंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखना है कि हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी पॉइंट पर हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जिस भी पॉइंट पे हम लोग टैंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे, वो टैंजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और फॉर द वेरी सेम रीजन बालक, these magnetic field या electric field lines do not intersect each other. Electric field do not intersect each other. क्यों सर? अगर कर गया तो क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं होगा बालक, अगर वो कर गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो दिखाता हूं अभी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ठीक है, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन होगा। और क्या ऐसा पॉसिबल स्पेस टाइम लॉ हमें अलाउ करता है क्या कि हम एक पॉइंट पर सेम समय पे हम इस तरफ भी फेस करके खड़े हों और इस तरफ भी फेस करके खड़े हों? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल सर कि सेम टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट का दो डायरेक्शन हो। इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। याद रखने वाली बात है दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना कि ये इंटरसेक्ट एट एनी कॉस्ट नहीं करते। ठीक है, हाँ अब आती है बात, चैट पे बालक कह रहे हैं क्या कह रहा है अयान? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी E इज इक्वल टू F बाई क्यू। क्या कह रहे हो यार? ये अयान बता बालक,
आंसर फार्मूला E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे यार अमा मियाँ तुम क्यों फार्मूला के पीछे पड़े हो? अभी हम लोग देंगे ना फार्मूला, अभी तो पहले प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी पढ़ ले, फिर फार्मूला भी दिया जाएगा। और बताओ, पहले प्रॉपर्टी क्लियर है? ओके सर, ठीक है। अब आती है बात चार्जेस फ्लो करने वाली। पहले फोर्स अब कितना एक्सपीरियंस करेगा, अब उसकी बातें होंगी। अभी तक उसकी बातें हुई कहाँ थी? ठीक है बालक, अभी तक उसकी बातें हुई कहाँ थी? ठीक है, अब देखो, मान लो बालक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा और एक हमने माइनस क्यू चार्ज रखा, तो अब सवाल आता है कि ये जो फील्ड ऑफ इंटरैक्शन ये एक्सपीरियंस करेगा, ये जो फील्ड ऑफ इंटरैक्शन एक्सपीरियंस करेगा वो किस तरफ पे करेगा? ठीक है, चलो, हाँ पहले ही बता रहे, बताओ। तो भाई देखो, प्लस जो है वो इन द फील्ड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएगा कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएगा, ये बताओ पहले। इन द फील्ड ऑफ डायरेक्शन, कोई नहीं बोला? हाँ, ठीक है। प्लस क्यू इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। माइनस क्यू इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। ठीक है, अब अगर अपन फार्मूला लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग क्यू ई, इसी को लिख रहे हैं के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो हम लोग एक क्यू से एक क्यू को उड़ा देंगे, देयरफॉर हमारा E इज इक्वल टू आएगा के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। या इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें, तो ये यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। क्या होगा बालक? न्यूटन पर कूलम। अब आया डायरेक्शन में, पहले देखो बालक, पहले समझो ना कि फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, फील्ड किस डायरेक्शन की बात हो रही है? गर्मी हर तरफ बढ़ा हुआ है यार, तुम लोग तरफ तो ज़बरदस्त होगा। अलीगढ़ में फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा होता है मौसम इधर का, और फिर भी यहाँ पे 40-45 के करीब जा ही रहा है, 45 तो जा ही रहा है। ठीक है, एक जगह हाईएस्ट रिकॉर्ड 60-62 आया है। दिल्ली में बहुत है यार, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ भाई, सेफ़ एंड सिक्योर रहो, एग्ज़ाम देने आना तो बहुत ढंग से आना, ठीक है, और अच्छे से कवर्ड रहना, हाइड्रेटेड रहो हर वक्त। और मैं बताता हूँ, कंपैरेटिवली तुम्हें बता रहा हूँ कि थोड़ा नमक वाले पानी पिया करो। सर नोएडा में 47 था कल। अरे भाई साहब, बच के रहा करो यार, बहुत बच के रहा करो। ठीक है, हाँ, पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये सब क्यों हो रहा है, समझो। ठीक है, थोड़ा सा जब यूजेस ना हो तो एसी बंद रखा करो। फिर क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है यार, क्या बताओगे। और ये हर साल का हो गया अब। ठीक है, मैं तो लगभग हर साल 3-4 साल से एक ही न्यूज़ सुन रहा हूँ। जब भी गर्मी आती है कि ये साल का 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में सबसे गर्म है। ठीक है, 60 साल में, 200 साल में इतना गर्म कभी मार्च नहीं देखा, कभी इतना अप्रैल नहीं देखा गर्म। ये तो न्यूज़ एकदम कॉमन हो गया है। बरेली में 46 थे कल। हाँ यार, बहुत है। ठीक है, ये तो फिर भी आप लोग कम ही बता रहे हो, समझ लो। सर एक्सटर्नल का 65 पर एआई मिल जाएगा क्या? 65 पर एक्सटर्नल का थोड़ा मुश्किल होगा मेरे ख्याल से। 70 तो है, अच्छे ब्रांचेस के लिए अगर आप बात करें तो 70 तो आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा बालक। ठीक है, थोड़ा अच्छे ब्रांचेस पे फोकस भी रखें। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है,
चचा की बात तो सच हो रही, 26 में दुनिया ख़त्म हो जाएगा। सर मानू का कट ऑफ कितना होता है? बेटा ये सब ना आपको ललित सर ज़्यादा बताएंगे, ठीक है। ललित सर थोड़ा काउंसलिंग और कॉलेज अलॉटमेंट वगैरह में रहते हैं, तो ये सब आपको ललित सर ज़्यादा बताएंगे। मैं अभी सर को बोलूँगा, अभी सर आएंगे तो सर को मैं फ़ोन दूंगा, मतलब माइक्रोफोन दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब आपको सर ज़्यादा गाइड कर देंगे, डोंट वरी। देखो एक सीधी सी बात आप लोगों को मैं एक तो ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ आए हो इनऑर्गेनिक लवर पे और आपका टारगेट बीटेक है, आई एम टेलिंग यू वन थिंग फॉर श्योर, ठीक है। एएमयू बीटेक हो या ना हो एक डिफरेंट बात है, ठीक है। हर एक चीज़ आप ये समझो तैयारी भी नहीं होती। जैसे एक मैं बालक के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। एक बालक था, बहुत अच्छा बालक था, 11-12 में ठीक ठाक पढ़ा था, हमारे पास ही तैयारी करी थी उसने, ठीक है। तो अच्छा बालक था वो, नो डाउट, ठीक है। लेकिन वो बहुत ब्रिलियंट बालक नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल जाए और ऐसा तीर मार जाए। एज सच कुछ उसके पास ऐसा प्रायर एक्सपीरियंस आप कह लो, या एज सच उसके पास कुछ नहीं था। बट लड़के के पास एक चीज़ था, प्लानिंग। अब मैं तुम लोग को एक बात हमेशा कहता हूँ, ठीक है, कि अ जीनियस विदाउट अ प्लान कैन बी डिफीटेड बाय अ फूल विद द प्लान। तो बी द पर्सन विद अ प्लान, ठीक है। आई वुड लाइक टू से दैट बी द पर्सन विद द प्लान, ठीक है। वो बंदा क्या करा, उसने बंदा ने क्या करा कि उसने सोचा कि सर चलो, मुझसे पूछा भी था उसने कि सर कोटा चले गए, तैयारी अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा देख लो बालक, अगर आप जा रहे हो और अगर आप प्रेजेंटेबल हो और आप अगर तैयारी कर पाए, तैयारी अगर आपने करी, मेहनत करी अगर आपने, तो हाँ निकल जाओगे आप। कोई ऐसे एज सच बड़ा मुश्किल बात नहीं है कि आप नहीं निकाल पाओगे, निकल जाओगे अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर रखी है तो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम तैयारी करते हैं, ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। और उसने ये दिमाग में रखा था, उसने बोला कि सर वहाँ पे क्या मतलब फ़ीस कट ऑफ वगैरह हो जाती है। तो मैंने उसको बताया था, ठीक है। तो मैंने उसको एक बात बताई थी कि देखो बेटा ऐसा है, अगर आपने जेई में 110 प्लस चले गए तो आपका मोर देन 50% डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। मोर देन 50% डिस्काउंट आपको मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपने इतने नंबर को टच कर दिया तो जेई में, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, कैसे आ जाएगा इतना नंबर, ये बता दीजिए। मैंने कहा देख, अगर तुमने 10 साल का PYQs लगा लिया, ठीक है, और PYQs को आपने थरली स्टडी कर लिया, ठीक है, उसको सोल्यूशंस आपने देख लिए, थरली आपने स्टडी कर लिया, पूरी चीज़ अंडरस्टैंड कर ली, उसके वैल्यूज़ बदल के 2-4 क्वेश्चन आपने लगा लिया अपने से, ठीक है, तो भी आप समझ लो कि इतने नंबर तक आप छू जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, डन है, ठीक है। उन्होंने कहा डन है सर। और केमिस्ट्री का बहुत अच्छा उसका अप्रोच नहीं था, केमिस्ट्री में उसका एक पार्ट जो था वो बहुत वीक था लड़के का, लेकिन उसने 2-3 चीज़ें खास टारगेट की थी, ठीक है। उसने एक फ़िज़िक्स टारगेट किया था, उसने एक मैथ्स टारगेट किया था, और उसने केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वाला पार्ट टारगेट करा हुआ था, ठीक है। ये टारगेट करा और महज 3 महीने की उसने थॉरली प्लानिंग करी। 3 महीने में उसने सिर्फ एक बात सोचा था कि हमने 10 इयर्स का PYQ लगा लेना है और मुझे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन टच करने हैं कि मुझे इतना आ जाए, ठीक है, और कुछ नहीं करने, और मुझे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, ठीक है। उसने ये दिमाग में रख के गया था। अब जब पेपर बैठने वहाँ बैठते हैं, पेपर देने के लिए वहाँ बैठते हैं, तो वहाँ लोगों को पता नहीं होता है कि पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा, ठीक है, क्या आएगा नहीं आएगा, ऐसा उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ठीक है। और किसी को नहीं पता होता वहाँ पे, ठीक है। वो बाहर जब निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तब पता चलता है कि कट ऑफ क्या जाएगा नहीं जाएगा। तो उसने सिर्फ इतना ही टारगेट रखा हुआ था और उसने बाई लक 116 नंबर का करके आया था, ठीक है। सिर्फ इतना ही अटेम्प्ट किया, ठीक है, और भाई साहब सब सही करके आया। तो भैया के बने 100 परसेंटाइल, ठीक है, और कट ऑफ क्रॉस, क्योंकि उस साल का पेपर था टफ और 105 थी कट ऑफ, ठीक है। तो भाई साहब ने गेम खेल दिया बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। जो वो सोच रहा था कि मेरे 25-30 हज़ार रैंक भी आ जाए तो मेरे अच्छे खासे पैसे मतलब बच जाएंगे वहाँ पे, कोटा में ठीक ठाक मेरी तैयारी हो जाएगी, इतने में तो भैया ने 600 रैंक लाए थे, NIT मिल गया, बैठ गया मस्त, ठीक है, मस्त। तो भैया आपको भी यही काम करना है, आप AMU BTech की एक प्लानिंग रखो, आप JEE की एक प्लानिंग रखो, ठीक है, कि हाँ हम इतना पार्ट टच करेंगे। मैंने आपको बताया जैसे कि, ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको कहाँ गया, फिज़िक्स में आपको एक ये बात बताता हूँ। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th का फर्स्ट पार्ट ही करके रखे हुए हो, बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ इतना ही कर रखा है, फर्स्ट पार्ट 11th, फर्स्ट पार्ट 12th अगर आपने कर रखा है,
और AMU बीटेक एग्ज़ाम में आप फिज़िक्स में बाकी मैथ्स का इंपॉर्टेंट पार्ट्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपने करके बैठे हुए हो, PYQs कर लिया आपने। अगर आपने सिर्फ इतनी तैयारी करके गए हो, ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 70+ टच करोगे, 70+, ठीक है। आप आराम से जाओगे, आराम से, अगर आपने सिर्फ PYQ कर रखे हैं और ये कर रखे हैं तो, ठीक है बालक। तो सिर्फ इस चीज़ को दिमाग में रखोगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आपने इस प्लानिंग के साथ गए हो, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके इतने नंबर के आसपास भी आप पहुँच गए ना, ठीक है, इतने नंबर के आसपास भी पहुँच गए, पेपर छोड़ देना। और CS का ख्वाब मत देखो यार, ठीक है। अनरियलिस्टिक बातें मुझे भी पसंद नहीं, तुम भी ना करो, ठीक है। 85-90+ जाना पड़ता है उसमें, ठीक है। और 90+ जाने का मतलब होता है सीधी सीधी बात, नो बकवास, कि आपको चाहिए 12 से 14 महीने की थरो स्टडी, ठीक है। 80 क्रॉस करने के लिए आपको इतना तो चाहिए, ठीक है। कितने साल के PYQ लगा ले, नॉट मोर देन 5 to 6 years। फर्स्ट पार्ट में कौन कौन सा, फर्स्ट पार्ट में बेटा हम लोगों ने जो काइनेमेटिक्स किया हुआ था, ग्रेविटेशन किया था, वर्क पावर एनर्जी किया हुआ था, रोटेशनल, सर्कुलर, ये सारी बातें हैं फर्स्ट पार्ट में। PYQ कितने के लगा ले, नॉट मोर देन 5 to 6 years, ठीक है साहिल। बिल्कुल हाँ सही है, साहिल का वीडियो अच्छा आ रहा है। साहिल है स्मार्ट लड़का, लेकिन पीछे कुछ लगा रखा है इसने, ठीक है। चलो ठीक है हसन, क्लियर है, ठीक है बालक। तो ये बात बस ध्यान में रखो कि बी द फूल विद द प्लान, नॉट विद द जीनियस विदाउट द प्लान, कि हाँ हम जीनियस है और हम कर लेंगे, नहीं, ठीक है। कर ले जाओगे वो एक अलग बात है, बट बी विद द पर्सन विद द प्लान। आई वुड लाइक टू बिकम अ पर्सन विद द प्लान, ठीक है। आई डोंट गो विदाउट अ प्लान। विदाउट अ प्लान अगर आप कूदते हो किसी चीज़ में तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो, आप अपने साथ ही खेलवाड़ कर रहे हो। डोंट डू दैट, ठीक है। मेरा आपका मशवरा है ये, ठीक है। देखो, और रही बात फिज़िक्स के लिए, मैं बता रहा हूँ, बच्चे फिज़िक्स को फालतू में हवा बना के रखते हैं, फालतू में। फिज़िक्स बहुत आसान सी चीज़ है, बस एक बात उसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फिज़िक्स बाकी तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग मांगता है। बाकी सारे सब्जेक्ट से अगर आप कंपेयर करें बालक, तो ये आपके लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग मांगता है, ठीक है। 12th का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, 12th का फर्स्ट पार्ट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये 12th का फर्स्ट पार्ट है बालक, जो राइट नाउ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 12th का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आते हैं, हाँ बालक। सर मैंने JEE मीन्स भी दिया था, 70,000 रैंक है, लेकिन फ़ीस ज़्यादा है सभी कॉलेज के लिए, इसलिए AMU दे रहा हूँ सर। सर आप रियली में फ़िज़िक्स अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा, ठीक है। अच्छा आर्यन बेटा, देखो ऐसा है, मैं अभी सर को बुला लूँगा, डोंट वरी, सर अभी आएंगे, सर आपका अभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो भी रैंक आया, आपका जो भी परसेंटाइल आया, डो नॉट वरी अबाउट इट, वी विल गेट यू द बेस्ट कॉलेज, ठीक है। हाँ ये बात है कि प्रोमिसेस कई बार होते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, और इस वक्त पे गए हैं, आई टोटली एक्सेप्ट इट, ठीक है। और इसमें ललित सर की बिल्कुल कोई ख़ास ऐसी गलती है नहीं, गलती मेरी है, ठीक है। मैंने काफ़ी जगह पे मैं भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है, ये मैं आपसे फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, एज सच नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो लिव इट, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करें, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक जल्दी से देख लो बालक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक अभी पूछ लो, नहीं है ना, नहीं है ना बालक, ठीक है। अब देखो, तो भैया हमें एक बात तो समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। हमें एक बात तो, हाँ बालक हर्षित, बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड भी ये अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड, ठीक है। चलो, अब सोल्यूशन आर्यन सोचो, ठीक है, कि अगर हमने पूरा साल आपको पढ़ाया होता, ठीक है, तो फिर आपकी तैयारी का क्या लेवल होता, ठीक है। अगर आप पूरा साल पढ़े होते तो आपकी तैयारी का लेवल ऑफ क्या होता, ठीक है। कैन यू इमेजिन दैट। इसीलिए मैं तो कहता हूँ, देखो टू बी ऑनेस्ट, क्रैश कोर्स को मैं सबसे बड़ा ये कहता हूँ कि हाँ, ये बच्चों के हक में, बच्चों के लिए, जो बच्चा ये सोचता है कि हम क्रैश कोर्स कर ले जाएंगे और हमारी चीज़ें हो जाएंगी, ये तो चलो एक होता है डिमांड एंड सप्लाई वाली बात, तो हम लोग वो काम करते हैं, बट सही मायने में बालक तैयारी जो होती है, ठीक है, वो पूरे साल की होती है, ऐसे नहीं होती है कि 1-2 दिन की हो। ये बात तो तुम भी एग्री करोगे मुझसे
कि हाँ सर तैयारी तो हमें पूरे साल करनी चाहिए, ठीक है। और मैं यही आपसे कहता हूँ कि बेटा कभी भी आए या किसी को भी अगर आप सजेस्ट करें तो उससे आप यही कहें कि बालक तैयारी पूरे साल करो, जो गलती मैंने करी वो तुम ना करो, ये बात आप उनसे ज़रूर कहें। अगर आपके सजेशन में कोई आता है तो उससे आप यही बात कहो कि बालक तैयारी आप पूरे साल करो, 1-2 दिन की तैयारी होती नहीं है। हाँ जानल बेटा बात तुम्हारी सही है, ठीक है, लेकिन वो अभी ऐसा हुआ ना, मैं तो बहुत लेट आया, मैं तो कहूँगा कि मैं तो बहुत लास्ट में आया, मैं तो अभी सर से यही बात हो रही थी, ठीक है, कि सर थोड़ा लेट हो गए हम, ठीक है, अगर हम पहले जुड़े होते तो हमारी बातें कुछ और होती। यही बात अभी हमारी बात हो भी रही थी सर से। नहीं नहीं बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है आपकी। आर्यन भी सेम, आर्यन भाई सेम। अच्छा आर्यन भाई कह रहा है मुझे बस पेपर क्लियर करना है, ऊपर की ब्रांच चलेगी। सही है बेटा, सही है सही है सही है, ठीक है। अब देख बालक मैं ना तुमको एक डिराइव्ड सीधा बता रहा हूँ कि इस पॉइंट पर अगर ड्यू टू सर्कुलर वायर की बात करेगा तो ई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आमतौर पे मैं ना फार्मूलेज याद नहीं रखता हूँ, डिराइव्ड ही करता हूँ, क्योंकि हमें पढ़ाना होता है तो हमें डिराइव करने के सीधा सीधा फंडामेंटल पता होता है, तो हम डिराइव ही करते हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पर डिराइव नहीं करना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एक वायर में अगर हम लोग सेंटर से बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो सेंटर से एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, जैसे कि ये होता है डिस्टेंस आर, ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है यहाँ पर आर, ठीक है, जो हमारा किसी भी पॉइंट तक में रेडियस होता है, ठीक है, जो भी आर है, ठीक है, वहाँ तक के मैक्सिमाइज होता है। तो हम लोग इसकी अगर डायग्राम बनाते हैं ई की, तो ई की डायग्राम हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं कि आर तक में वो ऐसे जा रहा होता है एफ, ठीक है, और एट अ पॉइंट पे ये मैक्सिमम होता है ई मैक्स। अब मैक्सिमम ई कितना होता है, तो यही हम लोग यहाँ जो लिखा हुआ है ये ई मैक्स है, ठीक है, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी। नहीं ये ई मैक्स कैसे हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, ये मेरा मिस्टेक है, ठीक है, चलो रुक जाओ, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, ये किसी भी पॉइंट पे निकालने का, मैंने देखा नहीं यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, ठीक है, ये मैंने वेरिएबल एक्स नहीं देखा था। तो अगर मैं बात करूँ कि सर ई मैक्स कितना होता है, जो आपने यहाँ पे मार्क किया हुआ है ई मैक्स, ये ई मैक्स कितना होता है, तो ई मैक्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने 1 रख दी है, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 1 रख दी है, तो ये हो गया आर का स्क्वायर 1 प्लस, हाँ ठीक है इसको हटाओ, 1 प्लस 2 से 2 कट गया आर का क्यूब, ठीक है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस क्यू बाई आर का क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको देख लो, देख लिया, ठीक है। अब आती है बात डाइपोल की, ठीक है। जैनल कह रहा है सर समझ नहीं आया सर, ग्राफ यही होता है r√2 पे होगी। हाँ बेटा ग्राफ यही होता है। जैनल बेटा देखो ये पार्ट देखो, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बालक, यहाँ पे इस पॉइंट की वजह से
वायर का इस लेंथ की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, हम लोगों ने कह दिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हम लोगों ने इसको कह दिया बालक कि ये डी ई आ रहा है। एट अ पॉइंट जो रेडियस आर होगा उसी डिस्टेंस पर अगर आर पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम तब होगा बालक जब कोई एक्स डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो आर ही है वही एक्स हो जाएगा, तभी हम लोग इसकी बात करते हैं कि मैक्सिमम हो जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जब आप जाते हैं तो लीनियरली इंक्रीज करता है, लेकिन जब तुम और दूर ले जाओगे, इस रिंग से और दूर ले जाओगे तो अब वो डिक्रीज करेगा। याद करो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ऐसा नहीं बताया था मैंने कि जो सेंटर ऑफ द अर्थ से जब तुम जाते हो सरफेस ऑफ द अर्थ तक में तो वहाँ पे लीनियरली इंक्रीज करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जब तुम सरफेस ऑफ द अर्थ से एक एच हाइट पर राइज करना शुरू करते हो, एक एच हाइट पर राइज करना शुरू करते हो तो वहाँ से फिर स्क्वायर इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है और ज़्यादा डिक्रीज करने लगता है। ये तुमने नहीं पढ़ा, बताओ, ठीक है। तो वही ग्राफ तो है, ग्राफ में कोई फर्क है बालक, बताओ जैनल, अब समझ आया जैनल बेटा? x कौन सी डिस्टेंस है? x बालक r प्लस एक्स ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, ये अगर हमारा डिस्टेंस है x, हम लोग इसी डिस्टेंस को अगर r रखेंगे तब हमें मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ से ये डिस्टेंस को, एक्सियल डिस्टेंस को हम लोग x कहते हैं, ठीक है। एक्सियल डिस्टेंस को हम लोग x कहते हैं। एक्सियल डिस्टेंस है बालक x। अब क्लियर है? ठीक है, हाँ लिख के बोला करो, लिख के। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक मिनट सर, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। चलो ठीक है। हाँ बालक, अभी सर आएंगे तो सर बात कर लेंगे क्लास के बाद, ठीक है। क्लास ले लेते हैं फिर सर बात कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना आपको कि बच्चा आपका एक गारंटीड है कि आपको कॉलेज बेस्ट मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ भाई जैनल अब क्लियर है, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, क्लियर है जैनल? बच्चा जल्दी लिख के बताओ, लिख के बताओ, थम्स अप नहीं डालो, लिख के बताओ कि हाँ सर अब क्लियर है। यस दैट्स इट, ठीक है। हाँ जब लिख के बता, डाउट जब लिख के दिया तो फिर पूछ को लिख के एकदम, ठीक है, तभी तो हमें भी क्लियर होगा कि हाँ अब आ गया, फॉर द रिकॉर्ड रहना चाहिए वो, ठीक है। चलो अब आता है बात इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। देख बालक, अगर आपने दो चार्ज, एक प्लस क्यू और एक चार्ज माइनस क्यू, याद रखना कि चार्जेस शुड बी सेम, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस अपोजिट इन नेचर होना चाहिए। तो अगर दो चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट इन नेचर है और वो दोनों एक बहुत छोटे डिस्टेंस अपार्ट पे रखा हुआ है, हम लोगों ने उस छोटा डिस्टेंस को 2a कहा हुआ है। याद रखने वाली बात यह है बालक कि यहाँ पर a का मतलब हुआ हाफ डिस्टेंस, हम लोग पूरे डिस्टेंस को 2a कहते हैं। तो अगर तुमसे पूछे व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2a, तब हम लोग उस सिस्टम ऑफ चार्जेस को कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात क्लियर है? बात क्लियर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा, ये समझ लेना, ठीक है। इससे एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। और इसे भी हम लोग डिराइव करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डिराइव नहीं करूँगा, ठीक है। मैं आपको एज इट इज़ लिख के दूंगा, तो देख लो बालक जल्दी से, पहले कोई दिक्कत है? पक्की बात, ठीक। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, बता दोगे क्या होता है? ठीक है। तो अब मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं कि
दो पॉइंट पर बातें होती हैं। पहले बातें होती हैं एक्सियल, ठीक है, पहले बातें होती हैं एक्सियल। एक्स कौन सी डिस्टेंस है, ठीक है, वो पुराना क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। हम लोग मान लो एक्सियल डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, तो एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, सेपरेटेड बाय एनी डिस्टेंस है। हम लोगों ने ये डिस्टेंस 2a, ये डिस्टेंस बालक 2a, हम लोगों ने यहाँ से एक डिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से हम लोगों ने एक डिस्टेंस लिया हुआ है। और मैंने कहा कि बताइए r डिस्टेंस दूर सेम लाइन पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ठीक है, r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। पहले ये डायग्राम समझे, कौन सा डिस्टेंस P है, कौन सा डिस्टेंस 2a है, बहुत ध्यान से देख लो, पहले बहुत ध्यान से पहले देख लो। कोई दिक्कत है किसी को? पक्की बात है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये बताइए सर, ठीक है, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं, देखो बहुत ध्यान से देखना, माइनस क्यू कहाँ रखा हुआ है, माइनस क्यू कहाँ रखा हुआ है, ये बात बहुत क्लियर रखना, ठीक है, माइनस क्यू कहाँ पे रखा हुआ है, ये बात बहुत क्लियर रखना। हम लोग कह रहे हैं क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है। अब मुझे बताओ r प्लस ए लिखेंगे कि r माइनस ए लिखेंगे, हमें माइनस क्यू कहाँ मिलेगा, देख जल्दी देख के मुझे बता, r माइनस ए बात क्लियर है, r माइनस ए बात क्लियर है बालक, यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है, हाँ आकिब ने बिल्कुल सही जवाब दिया, r माइनस ए का होल स्क्वायर, सिंपल। अब अगर हम लोग बात करेंगे e ड्यू टू प्लस क्यू की बात करेंगे, तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए का होल स्क्वायर। q माइनस ए और प्लस ए किए हैं, q माइनस ए और प्लस ए किए हैं, जल्दी से मुझे बताओ कि हाँ सर ये बात हमें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पर प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से आ गया है प्लस, सर माइक एक्टिव कर दीजिए, शोर ही करेंगे, शोर ही करेंगे या शोर नहीं करेंगे, हैं सब नहीं, अच्छा रुक जाओ, कर ही देता हूँ। चलो ठीक है, शोर नहीं करना अब, ठीक है, हाँ नहीं करेंगे। देखो अच्छा चेक कर रहा था कि ऑन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है बालक। अब आता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किन की वजह से आएगी, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर, ठीक है, तो दोनों की वजह से आएगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से आएगी, दोनों का हम लोग प्लस करेंगे, E इज इक्वल टू ई एट माइनस क्यू और प्लस ई ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, हम लोग दोनों करेंगे तो हम लोग लिख रहे होंगे क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए का होल स्क्वायर, हम लोग इसी को लिखेंगे, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के लिखा 1 बाई r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई r प्लस ए का होल स्क्वायर। हम लोग इसी को लिखेंगे तो हमारा आएगा अंदर, अगर हम दोनों को लिखें, इसको हम लोग माइनस 4a स्क्वायर कर दें, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर ए आर डिवाइडेड बाई r प्लस ए का होल स्क्वायर। हम लोगों ने कॉमन लिया यहाँ से r प्लस ए का होल स्क्वायर,
बस फ़र्क इतना आया कि यहाँ पर एक 4AR जुड़ेगा, ठीक है, वो 4AR ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उसी को एज इट इज़ लिख दिया। तो हम इसी को लिख रहे हैं Q4QAR डिवाइड बाई 4πε0 इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E एट पॉइंट P। अरे ठीक है, चलो देख लो बालक, क्लियर है? कुछ नहीं किया, दोनों को ऐड कर दिया, डाइपोल में दोनों को ऐड कर दिया। जो हम लोगों ने दोनों को सेपरेटली निकाला था, अभी हम लोगों ने सेपरेटली निकाला था दोनों को, हम लोगों ने सिंपल उनका एडिशन कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? पक्की बात है। अब अगर किसी पॉइंट पर हमें डाइपोल मोमेंट की बात करनी ही होगी कि सर डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो P इज इक्वल टू Q2A होता है या 2QA होता है, 2QA, ठीक है। चलो कुछ नहीं, सिंपली एक मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग Q के साथ, ठीक है। किसी भी पॉइंट का एक सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। किसी भी पॉइंट पे हम लोग सिस्टम, एक मिनट रुकना ज़रा, अम्मी का कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अम्मी बताइए। हाँ अभी क्लास ले रहे हो, बात करते हैं। नहीं अभी क्लास में, चलिए कॉल करते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई बालक, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? अब देख बालक, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं उसी में ना जाके इसी में एक बात बताता हूँ। अच्छा मैं एक बार और इसको एक्सपोर्ट कर दूँ, काफ़ी सारे स्लाइडें हो गई, फिर से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। बीच में मुझे बार बार डर लग रहा है कि अगर ये चला गया तो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक 002, ठीक है, ठीक है। अब देख बालक, अगर हमने एक डाइपोल यहाँ रखा -Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, हमने अगर एक डाइपोल यहाँ रखा बालक, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और अगर डाइपोल किसी एंगल पे हमने रखा है, मान लो क्या है यार ये ड्रामा, ये भी सेलेक्ट हो गया। बड़ा गुस्सा आता है मुझे इन चीज़ों से। मान लो बालक एक +Q यहाँ रखा है और एक -Q यहाँ रखा है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, मेकिंग एंगल थीटा विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। सवाल है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब देख बालक, ये -Q है तो डेफिनेटली -Q इस डायरेक्शन में जाएगा और ये +Q इस डायरेक्शन में। तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये ऐसे घूम रहे होंगे तो एक टॉर्क आएगा, ठीक है। वो टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क होगा P क्रॉस E। टॉर्क कितना होगा बालक, P क्रॉस E। हम लोग कह सकते हैं इसको, P क्रॉस E वाले पार्ट को हम लोग कह सकते हैं दैट ये टॉर्क जो है, ये जो टॉर्क जो है ये PE साइन थीटा है। थीटा इज द एंगल विच द क्या कहते हैं उसको, डाइपोल मोमेंट इज मेकिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इज द एंगल विच द डाइपोल मोमेंट इज मेकिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम लोग थीटा कहेंगे, ठीक है। ये वही टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ वाला पार्ट मैंने वहाँ बता दिया है, तो मैं लिख देता हूँ ऑन पेज 10, ऑन पेज 10 देख लेना वाला इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, गॉस लॉ। चलो आप में से कोई बताओ मुझे कि गॉस लॉ क्या होता है।
गॉस लॉ क्या कहता है, कौन बताएगा? बताओ। अब तो माइक ऑन कर दिया, अब तो बता दे बालक। बिल्कुल सही। टोटल जो भी उसमें अंदर चार्ज इनक्लोज होता है गॉसियन सरफेस में, ठीक है, गॉसियन सरफेस में। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन, हाँ, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, जितना वो चार्ज एनक्लोज करेगा। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है, मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया है और यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया अंदर, ठीक है। जितना भी चार्ज ये इनक्लोज किया है, इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, रेडिएट आउट होगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इनक्लोड आउट होगी, चाहे वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हो, जितना भी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की तरफ कहीं भी जा रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है। एट एनी पॉइंट जितना वो निकल रहा होगा एक छोटा सा एरिया पे, एक छोटा सा एरिया पे वो कितना निकल रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। गॉसियन सरफेस याद रखना बालक कि ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। बहुत अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं इसके, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपको बता दिया है दैट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल है कि अगर एक चार्ज हमने रखा है, बट एक चार्ज की तो बात ही कौन कर रहा होता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे होते हैं लाइन ऑफ चार्जेस की, मान लो, ठीक है। अब जैसे कि मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके एप्लीकेशंस के बेसिस पर, ठीक है। अब तुम्हारा रोल रहेगा बालक, मेरा रोल अब थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। लीनियर चार्ज्ड वायर, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। तुमको बोला है कि बताइए ऐसे कि ये एक वायर है, ठीक है, वायर पे हमने चार्ज डाल रखा है प्लस 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 प्लस, इन्फानाइट लॉन्ग वायर है, इन्फानाइट लॉन्ग वायर है, और हम लोगों ने इस पे चार्ज डाल रखा है। What is the electric field due to the infinite long wire carrying charge plus Q? बताइए, कौन बताएगा? बोल बालक। 2K 1/r नहीं बालक, याद रखो चार्ज डेंसिटी दे रखा है मैंने, वहाँ देखो बेटा। ए गधे, ये बताओ हम लोग कह सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू पाई डी एल, हाँ ना बोल। इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू पाई एल, हाँ ना बोल, ठीक है। अब देख यहाँ पे, ठीक है, वो वाला देख, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बात कर रहा है, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज तो हमें मिल गया, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं ई डॉट डी एस, हमें क्यू मिल गया है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही है। डी एस की बात करो सर, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें ये करेंगे बालक कि इसमें एक इमेजिनरी, बिल्कुल सही, गॉसियन सरफेस, ठीक है, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमने बनाया जो इस चार्ज को, इस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर वाले चार्ज को एनक्लोज कर लेगा, ठीक है। ये लो एनक्लोज कर लिया, ठीक है, क्लोन, इसको एनक्लोज कर लिया ये, ठीक है।
अब जो इसने इनक्लोज करा है, अब जो इसने इनक्लोज करा है, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाल पाएगा? तो जितनी इसकी एरिया होगी सर, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं E इज इक्वल टू 2πr, ठीक है, 2πrl की बात कर लेंगे, ठीक है, 2πrl हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू Q की जगह पे हम लोग लिखेंगे, Q की जगह पे हम लोगों ने लिखेंगे, यहाँ पे निकाला हम लोगों ने लैम्डा L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, L से L चला जाएगा। देखा, इन्फानाइट लॉन्ग वायर हो या स्मॉल वायर हो, L से L कट गया, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो E इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं, E इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे इनटू है, E इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं पाई डिवाइड बाई 2π, सॉरी लैम्डा डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये लो आ गया आंसर। बिल्कुल यही होता है। तो अच्छा चलो सही है, ठीक है, सही है, सही है। तो अब एक बात बताओ, इन्फानाइटली चार्ज प्लेन शीट अगर मैंने बात कर ली तो अब क्या होगा? लो, मैंने बोला इसका एप्लीकेशन है वाला का, तुम्हारा काम है अब हमारा काम नहीं है। अभी रुक जा, अभी तो मैंने दिया ही नहीं, वैल्यू ना दिया कैसे निकाल लोगे? है ज़बरदस्ती वाली बात है। हाँ, तो ये याद नहीं होना चाहिए बालक, तुम्हें ये समझो कि इसे डिराइव करने आना चाहिए। सिर्फ याद होने से तो ये मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है, फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको मान लो दिया हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस दे रखा है, ठीक है, और ये एक इन्फानाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है, पॉजिटिवली चार्ज थ्रू आउट, ठीक है। अब बता दो, जल्दी बता दो। फिर से वही काम करो ना यार, डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ एस था, सॉरी यहाँ एस था, सिग्मा डी एस, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ये क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, एस मतलब एरिया आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन, सॉरी, फ्लक्स डॉट डी एस इज इक्वल टू डी क्यू, यानी चार्ज इनक्लोज, सॉरी चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं बात करूँ डी एस की, अब अगर मैं बात करूँ डी एस की, इन्फानाइटली लॉन्ग रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट है, तो बताओ डी एस क्या हो जाएगा? क्या आएगा? हाँ वो तो ठीक है, हाँ हाँ, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि आ जाएगा 2 टाइम्स ई ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए से ए चला गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग ये सब तो कर ही लोगे। अच्छा होमवर्क लेते जाओ, हम लोग गॉस लॉ तक तो आज कर ही लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग चार्जेस और फील्ड्स करेंगे। इस पे हमने लैम्डा डाला हुआ है, इस पे हमने 2 लैम्डा डाला हुआ है, ट्वाइस द लैम्डा, ठीक है। एक पे हमने लैम्डा डाला हुआ है, एक पे हमने ट्वाइस द लैम्डा डाला हुआ है। बताइएगा, आप लोगों को बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर साइड पे कितना होगा। यहाँ पे मान लो E1 है, यहाँ पे मान लो E1 है, यहाँ पे मान लो E1 है, E1 की वैल्यू बताइए। फिर यहाँ पे मान लीजिए E2 है, यहाँ पे मान लीजिए E2 है, यहाँ पे मान लीजिए E2 है, ठीक है। नेक्स्ट नेट निकालना है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस ले लो जल्दी से, ठीक है, क्वेश्चंस ले लो। चार्ज इनक्लोज निकालना है। एक में हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डाला, एक पे हमने लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा डाला है, ठीक है। निकालोगे आप लोग, चलो ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया बालक? सारे बालक स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, शुरुआत से एक बार देख लो, लेना चाहो कुछ तो ले लो, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई, ठीक है, ये भी हमारी हो गई, ये तुमने ले लिया स्क्रीनशॉट, ये भी ले लिया होगा, ये भी ले लिया होगा, ये ले लिया है, ले लो ये वाला, ठीक है,
ये ले लिया तो ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, 3 2 1, इसका ले लो, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1 एंड 3 2 1। अब जिसको इसको कॉलेज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट वेट, मैं सर को ज़रा एक बार बुला लेता हूँ, ठीक है? एक बार रुक जाओ, सर को आवाज़ देता हूँ मैं। 1 मिनट, हाँ बेटा होगी। ललित सर, ललित सर, अच्छा लो, मैंने सर को बुला लिया। सर से कॉलेज से रिलेटेड पूछ लो जो पूछ रहे थे। कौन है ये बच्चा? सर ये कुछ बच्चे हैं, पूछ रहे थे कि सर अगर हम जैसे एएमयू में ना ले तो हाँ दोस्त बताओ कौन है? जो एएमयू जेई वगैरह के लिए कुछ और कॉलेजेस के लिए। बोलो दोस्त। बोलो भाई। तुमने मेरा माइक तो ऑन कर दिया ना सर? माइक ऑन है ना मेरा? आज और क्लास होगी? हाँ हाँ क्लास होगी भाई, आज मेरी 2 क्लास होंगी। अरे तो उसका टाइम बता दी। ये कौन बच्चा है कि मैंने जेई मेन भी दिया है 70,000 रैंक, लेकिन आर्यन का, और आर्यन के अलावा कोई और तो नहीं है? ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अलग से बात करना दोस्त मुझसे, ठीक है?